बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है काबुलावर और मैं हूँ नासिया खान। नाज़रीन, आज पूरी कौम अपना 82वां यौम पाकिस्तान भरपूर जोश व जज्बे के साथ मना रही है। इस बार यौम पाकिस्तान की परेड की एक बहुत अहम मुनफरिद और ख़ास बात ये कि इसमें जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि 48वें इजलास की शिरकत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने शिरकत की। मंदूबीन भी यहाँ पर मौजूद थे, मुबस्सिरीन भी यहाँ पर मौजूद थे। एक भरपूर इवेंट था जिसकी आपने बराह रास्त मनाजिर भी देखे और उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई और पूरी दुनिया को एक पैगाम गया। वो था इत्तेहाद का, यगानियत का, अमन का, मोहब्बत का और इस खित्ते में इस्तेहकाम की ख्वाहिश का। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरब, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और बहरीन के दस्तों ने भी इसमें शिरकत की और इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि सदर मुमलिकत ने इस पुरवकार तकरीब से खिताब भी किया जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने जो सुलगते हुए मसाइल हैं जिसमें मसले कश्मीर है, फ़लस्तीन है और अफगानिस्तान के फौरी हल की तरफ तवज्जो मबजूल कराने पर जोर भी दिया और ये भी कहा कि आर्मी बरादरी को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसके अलावा आज OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का दूसरा और आखिरी रोज़ भी है, में मुश्तरका एलामिया भी मुतवक्के है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नए तालीमी साल के आगाज़ में पूरे अफगानिस्तान में स्कूल खोल दिए गए हैं मगर लड़कियों के सेकेंडरी और हाई स्कूल्स को बंद रखने का फैसला किया गया है। और ये जो ऐलान है अफ़गानिस्तान की वज़ारत तालीम की जानिब से सामने आया है, इस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। तो अपने प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला क्यों लिया गया है तालिबान अफ़गान जो बूरी हुकूमत उसकी जानिब से, और क्या ये उनके अपने ही बयानात की नफ़ी नहीं है जिसमें वो कहते हैं कि हम ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। मुझे मेरे तजिया कार ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैर साई साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, 23 मार्च का दिन और मुस्लिम उम्मा की भरपूर शिरकत, क्या आप समझते हैं क्या पैगाम देता है ये दुनिया को, क्या अहमियत है इस दिन की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें मालूम है कि जो OIC है वो दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा मुसलमानों की आवाज़ है, जिनमें वो मुसलमान भी शामिल हैं जो कि नॉन इस्लामिक ममालिक में रहते हैं। इन ममालिक की जो कंबाइंड GDP है वो कोई तकरीबन $23 ट्रिलियन बनती है और इनके पास तेल और गैस के ज़खायर दुनिया के तकरीबन 75% के करीब वो बनते हैं। तो साथ साथ ये बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दुनिया का दूसरा बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ये इदारा है। लिहाजा ये OIC का यहाँ पे तकरीबन 4 महीने के दौरान दूसरा इजलास पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के लिए बहुत ही फख्र और खुशी की बात है। साथ साथ अभी चूंकि उन्होंने यौम पाकिस्तान में भी भरपूर शराकत की तो ये और ज़्यादा खुशी की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि इस OIC की करारदाद और मीटिंग के बाद मेरे ख्याल में जो मुसलमानों के बड़े बड़े मसाइल हैं जिसमें इस्लामोफोबिया सर फहरिस्त है, उसके बाद कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, अफ़गानिस्तान का मसला है, अफ्रीकन ममालिक के कुछ इश्यूज हैं, उन सब पे मेरे ख्याल में डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी और उसकी पॉजिटिव किस्म की डेवलपमेंट में मेरे ख्याल में तमाम ममालिक का फ़ायदा होगा और उसमें जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको भी तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नुखैर साहब करें 23 मार्च की और हम देख रहे हैं कि 48वां वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास भी है, मुस्लिम उम्मा की शिरकत है और ये जो मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं मुस्लिम उम्मा को दरपेश हैं, आप क्या समझते हैं ये सर जोड़कर बैठने का कितना नादिर मौका है कि वो अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको बालाई ताक रखते हुए उन मसाइल को जो सुलग रहे हैं, बहुत पुराने हैं, उन पर तवज्जो दें ताकि आगे बढ़ सकें, तरक्की की बात हो सके? बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने पिछले 2-3 माह में दूसरी दफ़ा जो है OIC की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले अफ़गानिस्तान के इशू पे पाकिस्तान होस्ट कर चुका है दिसंबर में और अब ये जो है अभी हम कर रहे हैं। और आप जिस तरह देखेंगे 30 से ज़्यादा जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे और 700 से ज़्यादा जो मुबस्सिरीन थे वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और ये
जिस तरह कल भी हमने बात की थी, यूएन के बाद जो है एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 57 जो हैं इसके मेंबर्स हैं, और फिर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एज ए जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं शिरकत की। इसके अलावा जो बाकी ममालिक के जो नुमाइंदों ने शिरकत की। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये अपॉर्चुनिटी एक दफ़ा दोबारा जो है उम्मत मुसलमान के जो वज़राए ख़ारजा हैं और जो उनके नुमाइंदे हैं उनको पाकिस्तान ने फ़राहम की है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल अपनी तकरीर में कहा कि हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, अपने मसाइल को दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। देखें, अगर पाकिस्तान अकेला जो है, जिस तरह कल भी हमने इस्लामोफोबिया पे बहुत ज़्यादा बात की, अगर उसी तरह हम यानी कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले को यूएन में यानी एक पूरी सपोर्ट के साथ लेके जाएंगे, तो जिस तरह इस्लामोफोबिया को 15 मार्च जो है वो हमें कामयाबी मिली और उसको जो है अब सालाना इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मनाने का ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल है ये OIC मेंबरान और इसके साथ रशिया और चाइना की सपोर्ट थी यूएन में, और इसका जो इनिशिएटिव था यानी जो इसके खिलाफ आवाज़ भरपूर आवाज़ उठाई वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान है उनकी थी। और इसी वजह से जब रशियन प्रेसिडेंट ने जब इसके खिलाफ, यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे यौम पाकिस्तान के हवाले से। 23 मार्च का दिन, वज़ीर ख़ारजा की आमद, भरपूर शिरकत इस दिन पर। फिर हमने देखा कि ब्रदर इस्लामी ममालिक की जानिब से भी उनके फ़ौजी दस्तों ने शिरकत की, और फिर ख़ास तौर पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करना। क्या सिग्निफिकेंस है इन तमाम चीज़ों की? देखिए, इसकी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा 23 मार्च की सेलिब्रेशन हुई है, ये दस्ते जो जिसका आपने जिक्र किया, सऊदी अरेबिया के दस्तों ने शिरकत की, टर्की ने की, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और बहरीन, इन ममालिक के साथ हमारे बड़े करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। इससे पिछली दफ़ा भी जब ये आए थे तो कुछ और ममालिक भी थे, बल्कि लास्ट टाइम जो थे चाइनीज़ डेलीगेशन भी था। इस दफ़ा चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे। तो ये सिग्निफिकेंस बताती है कि पाकिस्तान की अहमियत न सिर्फ इस्लामी ममालिक के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक उभरती फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो पाकिस्तान रोल कर रहा है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा बाकी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनमें था कि हमारा फोकस जो है वो जियो पॉलिटिक्स से हट के जियो इकनॉमिक्स पे आ गया है। तो ये उसकी तरफ भी बड़ा इशारा करता है। ये बहुत बड़े अहम ममालिक हैं जिनकी इकॉनमीज़ बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, जिनके अंदर बहुत सारे मौक़े हैं। तो इस वक्त उनका पाकिस्तान में आना एक तो ये साबित करता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाबी से जा रही है। दूसरा ये है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो कि एंटी पाकिस्तान हैं, उनका ख्याल यह था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। तो इस वक्त जो अगर आपके 37 के करीब फॉरेन मिनिस्टर और 15-20 के करीब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उसके अलावा 700 से करीब मुख्तलिफ जो हाईएस्ट लेवल के लोग हैं पूरी दुनिया के, वो शामिल हुए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, उनका पैगाम आया, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे थे, यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अहम सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान अकेला खड़ा नहीं है, उसके साथ दुनिया के सारे ममालिक और मुस्लिम उम्मा उसके साथ खड़ी। और फिर अब हम OIC के प्रेसिडेंसी भी पाकिस्तान को मिल गई है। तो जो 2000 दिसंबर 19 को हुआ था, पिछले साल 3 महीने पहले, वो फोकस करता था अफगानिस्तान के ऊपर, और वो बाय द वे वो सऊदी अरेबिया की उसके ऊपर बुलाया गया था। और ये पाकिस्तान का जो है ना फुली क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि इतने बड़े लेवल पे हमने वो एक मीटिंग की, 48वां डेलीगेशन किया, समिट किया। इसके बाद अब हमने कैपिटलाइज करना है किस चीज़ के ऊपर कि OIC का जो पिछला रिकॉर्ड है वो कोई बहुत इतना अच्छा नहीं है कि उसके ऊपर फ़ख्र किया जा सके। बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, लेकिन यूनानिमस वॉइस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कम नज़र आई। लेकिन इस समिट से हमें नज़र आ रहा है, और अभी थोड़ी देर बाद एक एलामिया भी जारी होगा जिसमें बताया जाएगा कितनी रेजोल्यूशंस पास हुई, और उसके बाद जो है वो सारे मुस्लिम ममालिक मिल के जो उनकी ट्रजेक्ट्री है आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या होगी। हमने शॉर्ट टर्म गोल्स रखने, हमने मिड टर्म्स रखने, और हमने लॉन्ग टर्म रखने। थोड़ा सा अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कम फोकस होगा, और फोकस होगा एग्रीकल्चर, मेडिसिन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी एलिविएशन,
कोविड जिसने हमें पूरी दुनिया ने बताया कि कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट, तो मेरा ख्याल है ये थीम सेट कर रही है और इसका थीम का मकसद यही था। और हमारे साहब जो वज़ीर ख़ारजा ने खासतौर पे जब पीटीवी से गुफ्तगू की तो उन्होंने फरमाया था कि हमारे जो भी नेक्स्ट जो हमें सदारत मिली है इसमें हमारा जो फोकस है वो हमने एक तो अफ्रीका को इंगेज करना है, दूसरा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारे तिजारत के रवाबित हैं, सरमायाकारी, उसको फ़रोग़ देना है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी जो फोकस है वो अब शिफ्ट हुआ है जियो इकनॉमिक्स की तरफ। देखें, अफ्रीका के अंदर तकरीबन 100 या 450 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं और काफ़ी सारे मुसलमान ममालिक भी वहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल है फोकस पावर्टी एलिविएशन पे होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी फोकस इस पे था और वो हमेशा तारीफ करते थे चाइनीज़ गवर्नमेंट की इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने 700 या 800 मिलियन लोग पिछले 30 सालों में सतह गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए। उस मॉडल को फॉलो करते हुए हमने कोशिश करनी है कि जो गुर्बत है इस्लामी दुनिया के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए ये एक लैंडमार्क जो समिट था ये उसकी तरफ एक पहला इशारा होगा। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, हम सदर मुमलिकत के अगर खिताब की बात करें तो उन्होंने इस्लामोफोबिया पे भी बात की, फिर जो मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस हैं, जो तनाज़ात हैं, जो हल तलब हैं, उसमें खास तौर पे टॉप लिस्ट पे हम देखते हैं कि मसला कश्मीर आता है। उस पर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि भारत के जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं वो जनूबी एशिया के खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और ये बहुत ख़राब उनके जो अज़ाइम हैं बाइस तशवीश भी हैं। कश्मीर में जो भारत का किरदार है वो सबके सामने है, पाकिस्तान के हवाले से जो उसकी मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं वो सबके सामने हैं, अफगानिस्तान में जो उसका किरदार है वो सबके सामने है। तो सर, जो आलमी बरादरी और OIC का जो फोरम है वो भारत को लगाम डालने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है या अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपने जैसे अभी फरमाया कि 2 अरब के करीब मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। देखें, इस दफ़ा पहली बार जो OIC की जो इस्लामोफोबिया रिलेटेड जो ग्रुप है उनकी रिपोर्ट पहले ही उनके वेबसाइट के ऊपर जो है वो शाया हो चुकी है और मेरे ख्याल में इसी के बेसिस के ऊपर जो जॉइंट कम्युनिके है उसका मजीद जिक्र होगा। लेकिन इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताया है कि इस वक्त दुनिया में यूरोप इस्लामोफोबिया की वजह से पहले नंबर पे है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर उन्होंने इंडिया का नाम लिया है। कुछ इश्यूज म्यांमार के मुसलमानों के भी हैं, कुछ श्रीलंका के भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंडियन मुसलमानों का की जो हालत ज़ार है उसको जो है ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका जिक्र किया। ना सिर्फ ये कि वहाँ पे कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, बल्कि ओवरऑल वहाँ के 200 मिलियन मुसलमानों को अपने हुकूक से महरूम किया जा रहा है, उनको फॉरेनर कहा जा रहा है, उनको जय श्री राम कहने पे मजबूर किया जा रहा है और अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको बताया जाता है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। तो ये मेरे ख्याल में बड़े सीरियस इश्यूज हैं और उम्मीद करते हैं कि जो OIC का कॉन्टेक्ट ग्रुप है ऑन कश्मीर वो इसका नोटिस लेगा और अपनी कम्युनिके में इसका जो है ना स्पेसिफिकली और तफसीली जिक्र करेगा। साथ ही ये बड़ी ज़रूरत इस अमर की है कि जो अफगानिस्तान का इशू है उसके ऊपर भी एक क्लियर पॉलिसी अपनाई जाए, क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना जो है वो निहायत ज़रूरी है, ना सिर्फ खित्ते के ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखें, ये अफगानिस्तान में अगर दहशतगर्दी की जंग है तो वो बाहर से जो है ड्रोन्स के जरिए से वो नहीं जीती जा सकती। उसका एक ही तरीका है कि अफगान हुकूमत को मजबूत किया जाए और उसका हल सिर्फ यही है कि उनके जो मुंजमद फंड्स हैं उनको रिलीज किया जाए ताकि वो अपने लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटीज एजेंसीज को कम से कम तनख्वाहें दे सकें। इसके अलावा जाहिर बात है कि इनकी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, प्रेसिडेंट जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को सुन रहा था उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस से वो उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ डोनेशन आएंगी, क्योंकि सो फार सिर्फ नाइजीरिया ने मेरे ख्याल में वो डोनेशन अनाउंस किए हैं। तो ये मेरे ख्याल में इनका फर्ज बनता है कि जितने भी एफ्लुएंट ममालिक हैं OIC के वो दिल खोल कर जो है इसमें अतियात जमा करें ताकि अफगानिस्तान के मसले का हल निकल आए। और साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि
जो ओआईसी ममालिक के दरमियान ट्रेड है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में फोकस काम करने करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से भी जनरल साहब ने फरमाया कि ओआईसी का प्लेटफॉर्म जो है वो अफगानिस्तान के मसले को उसको चाहिए कि उसको हल करने की जानिब जाए, आपको क्या लगता है कि मुश्तरका लाहे अमल में इस तरह की कोई वाज़ेह पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से सामने आ सकती है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से हो या रिकग्निशन के हवाले से हो, ख़ास तौर पर इस तरह के मामला? देखें, ये एक बहुत बड़ा फोरम था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो उसमें हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री हमें यही बताती है कि ओआईसी की अभी तक की यूनानिमस वॉइस अगेंस्ट इश्यूज जो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो इंटरनेशनल नहीं मुस्लिम कम्युनिटी को फेस कर रहे हैं, उस पर कोई अच्छी कभी नहीं आई। फ़लस्तीन का इशू भी हमने देखा, कश्मीर का देखा, सोमालिया, यमन और बेताशा इश्यूज़ हैं, चैड का देख लें, साहिल के जो है, मगरब के जो हैं वो इशू देख लें, और देर आर लाइक मिलियंस ऑफ अदर इशूज़ एज वेल, अफ्रीका के मुसलमानों को देख लें। लेकिन फिर भी जो है हम देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से या चंद सालों से बेहतर डेवलपमेंट आ रही हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी जो हमें खुशी की खबर नज़र आती थी वो थी 15 मार्च का जो फैसला है यूनाइटेड नेशन का कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव जिसके ऊपर एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाने का। तो अगर लीडरशिप फोकस्ड हो और वो कोशिश करे तो बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका हल निकल आता है। हमने ये देखा कि अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट का जो क़याम है, 2 दिन पहले वो 19 दिसंबर को फैसला किया गया था, वो अब आया, और नाइजीरिया वो पहला मुल्क है जिसने कुछ पैसे उसके ऊपर प्लेज किए। तो ये बहुत स्लो प्रोग्रेस है। इसके ऊपर अफगानिस्तान का मसाइल जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को छोड़ के कश्मीर को देख लें, जो कि 2019 के अंदर से इंडिया के यूनिलैटरल डिसीजंस की वजह से कितनी खराबियां और कितने मुसलमानों को वहाँ पे नुकसान हुआ। 5 अगस्त के जो फैसले हैं, 5 अगस्त के, सॉरी। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये उम्मीद बेहतर करनी चाहिए। हमें लग ये रहा है कि जो लीडरशिप का फुकदान था वो आहिस्ता आहिस्ता शायद बहुत सारे ममालिक, वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी तरफ फोकस किया और बहुत सारे बेहतर मसाइल की तरफ वो चले गए हैं। तो अब मुझे लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कंटिन्यूटी रहती है उस लीडरशिप की और उस विगर की, तो बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि 57 कंट्रीज 1.5 बिलियन प्लस की वो लोग हैं जिसके पास पेट्रोल, डॉलर, गैस के ज़खायर, बहुत बड़ी जो है इकॉनमीज जो है वो इसके अंदर हैं। तो अगर ये मिल के एक आवाज़ उठाएं तो बहुत सारे मसाइल का हल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। नौखेर साहब, मैं हमारे साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, वज़ीर आज़म का जो कल खिताब था इंतहाई अहमियत का हामिल, उन्होंने बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मसला हो या मसला कश्मीर हो, हम इन मसाइल को हल करने में नाकाम हुए हैं, वी हैव फेल्ड। अगर हम मुत्तहिद ना हुए, यूनिटी शो न की, तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने दिया। देखें, एक सबसे बड़ा मसला जो ओआईसी का है, ये मीटिंग होती है, बातें होती हैं और फिर बर्खास्त हो जाती है। यानी क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, एक्टिवली इसको परसू करने की ज़रूरत है, फॉलो अप की भी ज़रूरत है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको एक्टिवली परसू करें। जो आप फोरम्स पे बात कर रहे हैं उसके ऊपर पहरा देने की ज़रूरत है। जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि हमारी जो ट्रेड है इस्लामी मालिक की, उसका वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है। यानी देखें, अगर नाइजीरिया जो है अफगानिस्तान के फंड पे जो कायम हुआ है उस पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है और पैसे दे रहा है, तो बाकी जो बड़े बड़े इस ओआईसी के जो रुकन ममालिक हैं और जिनके लिए यानी फंडिंग करना कोई मसला नहीं है, वो खामोश हैं। उनकी तरफ से कोई हमें खुल के सपोर्ट जो है वो नज़र नहीं आ रही। और ये हमने स्पेशली जो अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 दिसंबर में ओआईसी मेंबर्स की, और उसमें उसके बाद 3 महीने हो गए और प्रोग्रेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। यानी मुस्लिम ममालिक का कोई फ़र्ज बनता है, यानी 40 मिलियन की पॉपुलेशन अफगानिस्तान की, मुस्लिम भाई हमारे हैं, भाई बहनें हैं, 48% उनकी वुमेन पॉपुलेशन है। उधर जो आए दिन जो यूएन की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, जो मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया की और स्पेशली रीजनल। वजह क्या देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि उस तरह हम यानी परसू नहीं करते, उस तरह जिस तरह अब कश्मीर के ऊपर लास्ट कांटेक्ट ग्रुप की जो मीटिंग यूएन का जब इजलास था तो वहां पे पाकिस्तान ने अरेंज कर ली थी। यानी ये वाहिद कांटेक्ट ग्रुप की मीटिंग थी कश्मीर के ऊपर, जो किसी भी हवाले से अफगानिस्तान यूएन के साथ साइडलाइन पे कोई मीटिंग हुई थी कश्मीर के हवाले से। तो इस तरह जो अरब ममालिक हैं उनको चाहिए फ़लस्तीन के मामले में कोई कांटेक्ट ग्रुप की मीटिंग बुलाते, लेकिन नहीं बुलाई गई थी। लेकिन इसके अभी आप देखें, ये ओआईसी के साथ हमने कांटेक्ट ग्रुप जो कश्मीर के ऊपर मीटिंग
मीटिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो बड़ा यानी एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। यानी ये जो इस्लामोफोबिया में आपको यूएन में जो एक फतह हासिल हुई है पूरी दुनिया का आपके सामने है, अमेरिकी कांग्रेस में आपके हक इस्लामोफोबिया के हक में जो है कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके हक में बिल पास हुआ है। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये इमरान खान का एक इनिशिएटिव था जिसको उन्होंने बड़ा दिलेराना जो है दुनिया के सामने रखा, और उसकी वजह से आपको चाइना से सपोर्ट मिली, रशियन प्रेसिडेंट जो है आपके साथ खड़े हो गए। तो ये आप इनिशिएटिव लेना होगा, ओआईसी से जो अब एलामिया जारी होगा उसके ऊपर पैरा देने की जरूरत है, उस पर क्लोज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, उसको एक्टिवली जो है परसू करने की जरूरत है, उस पर बात करने की जरूरत है। तो अब क्योंकि सदारत जो है इधर पाकिस्तान के पास आ गई है, तो मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूं कि इसको बड़ा एक्टिवली जो है अलामिया के ऊपर अमल करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, जिस तरह से नुखरे साहब ने भी फरमाया, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए अगर बात करूं तो वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में एक इंतहाई अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे मसाइल इसलिए ज़्यादा हैं और इसलिए हल नहीं हुए कि हम डिवाइडेड हैं, हम एक पेश पर नहीं हैं, हम मुत्तहिद नहीं हैं, और मगरबी ताकतें इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। यही वजह है कि हमारी किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। सर, क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि हम यूरोपियन यूनियन की तरह या नेटो की तरह मुत्तहिद हो जाएं? क्या ये कोई मगरबी साजिशें हैं या हमारी अपनी भी अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, हल नहीं हो रहे? देखें, इसके कई वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि कुछ इस्लामी ममालिक की हुकूमतों के अपनी कुछ मजबूरियां हैं, उनके कुछ ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं जो नहीं चाहते कि इस्लामी ममालिक आपस में मुत्तहिद हों। उसके बाद जो उनके कुछ ममालिक के इंडिविजुअल ममालिक के जो कौमी मफादात है वो उनको तरजीह देते हैं बजाय इसके कि वो मुत्तहिदा यानी इस्लामी मफादात की हिमायत करें। तो ये कोई रिफॉर्म्स की मेरे ख्याल में ज़रूरत है ओआईसी में, और एक रिफॉर्म उसमें ये हो सकता है कि क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी कंसेंसस के ऊपर बेस्ड है, तो उस पर कंसेंसस जो है ना बनाना एक मुश्किल काम होता है। अगर इसको डेमोक्रेटिक तरीके से इसके की चार्टर को जो मेजॉरिटी डिसीजन के ऊपर किया जाए तो मेरे ख्याल में उससे फैसले करना जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, साथ साथ आपने जिक्र किया हमारे जो 23 मार्च की परेड में जो दोस्त ममालिक की शिरकत थी, तो ये देखिए ये आजकल पूरी दुनिया में मिलिट्री डिप्लोमेसी उसको कहा जाता है और उसके बहुत सारे फवायद होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दूसरे ममालिक को। जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन होती है वो बहुत अहम होती है और साथ साथ उसमें बहुत सारी गुडविल क्रिएट होती है। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के जो तरबियत इदारे हैं, फौजी तरबियत इदारे, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स शामिल है, उसमें बहुत सारे दोस्त ममालिक के कम से कम 15-20 ममालिक के ऑफिसर जो हैं वो ज़ेर तरबियत है, जिसमें हमारा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी शामिल है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है, पीएमए है, नेवल एकेडमी है, पीएफ एकेडमी में है। तो ये सारी चीज़ें जो है साथ साथ चल रही है और उसमें भी जो मुस्लिम ममालिक है वो अक्सरियत में है, कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी है लेकिन मुस्लिम ममालिक की उसमें बहुत अक्सरियत है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अच्छा, आखिरी बात ये मैं करूँगा कि देखें, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ लाए थे तो उसका एक और मकसद भी था कि यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर ट्रॉयका प्लस की मीटिंग जो है मुनक्कद हो ताकि अफगानिस्तान के बारे में आइदर फॉर देयर रिकग्निशन या जो उनकी फंड्स की रिलीज के बारे में कोई यूनानिमस फैसला जो है पहले रीजनल लेवल के ऊपर हो, फॉलोड बाय सम डिसीजन बाय द ओआईसी और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि उसका भी एक पॉजिटिव आउटकम होगा और उसके बाद मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, इसी के वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, आप हमारे साथ रहिएगा।
ओ नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. वेलकम बैक नाजरीन। नक़ी साहब, हम बात कर रहे थे, जनरल साहब ने भी जिस तरह बात की कि OIC के हवाले से कि रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है वहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि OIC में रिफ़ॉर्म की किस कदर ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं OIC तो एक इज्तमाही आवाज़ बनने के लिए तख्लीक की गई थी और वजूद में आई थी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो मुश्तरका मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर ये नहीं हो पा रहा या कहीं पर कोई कमी बेशी है, कमज़ोरियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ख़ुद एहतसाबी के ज़रिए इनको दूर किया जा सकता है? देखिए, खुद एहतसाबी तो चलें एक है, वजह हो सकती है, लेकिन जो आपके बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जो यानी जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनका एक बड़ा अहम रोल बनता है इस OIC को एक्टिवेट रखने में। और जहाँ भी मुसलमानों पे मज़ालम हो रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान या बाकी कुछ ममालिक जो आवाज़ उठाते हैं या उन बहन भाइयों की आवाज़ बनते हैं, जिस तरह कश्मीर या फ़लस्तीन का मसला है, तो जिस तरह जनरल साहब जिन ममालिक की तरफ इशारा कर रहे थे, बिल्कुल उनका एक बड़ा एक्टिव रोल बनता है। वो यहाँ पर अपना जो है अपना यानी इसको OIC के जो फोरम है इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए भरपूर तरीके से। यानी आप देखें कि यानी यूनामा की हेड जो है वो 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान के इशू पे जो है सिक्योरिटी कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुला चुके हैं, लेकिन हमें कभी कश्मीर या फ़लस्तीन पे सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास रिसेंट जो ये पास्ट है उसमें होता हुआ नज़र नहीं आया। तो हमें इस तरह के रोल की ज़रूरत है। इस तरह जो है अपने मसाइल जो है मुस्लिम उम्मा जो है उसकी मसले मसाइल जो है इस तरह जो है दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। जो इंडिया का एक किरदार है उसको पूरी दुनिया के सामने हम बार बार जो है रख रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रख रहे हैं। और आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान के इशू से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो फोकस था, जो एक उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके जब स्पीच की थी तो वो कश्मीर के ऊपर थी और बड़ा उसको दुनिया में जो है अप्रिशिएट किया गया था, बड़ा सीरियस लिया गया था उस वक्त। तो मेरे ख्याल इस तरह की जो वॉइसेस हैं, जो मुस्लिम ममालिक जो हैं, उन जो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है दुनिया में, जिनको बड़ा अहम समझा जाता है, पाकिस्तान की तरह उनका भी बड़ा अहम रोल समझा जाता है, तो उन ममालिक को भी चाहिए कि वो UN के फोरम पे जाके अपने OIC ममालिक के जहाँ मसाइल हैं उनको सामने रखे दुनिया के, और दुनिया की आंखें खोलने के लिए अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल ठीक। इन द मीनवाइल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मंजूर आफरीदी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। आपको वेलकम कहूँगी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक। हमारे साहब, अगर हम बात करते हैं चीन की, जिस तरह से अभी जनरल साहब ने बात की कि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर बहुत अहमियत रखती है, अगर हम चीन के किरदार को स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान के हवाले से देखें तो आपको अफ़गानिस्तान के मामले में, चाहे वो इंसानी बहरान हो, मुंजमद असासों की बहाली हो या दूसरे मामला तामीर तरक्की के हवाले से, आपको आने वाले वक्त में चाइना लीड लेता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चाइना ने ना सिर्फ अभी लीड ली है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, और फिर उनका एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे आना खित्ते के अंदर और मुस्लिम उम्मा के अंदर अपनी अहमियत को बताता है। चाइना अगर आप उसका देखें तो 57 कंट्रीज़ के अंदर से 54 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसके साथ उसके डिफरेंट तर्ज के रिलेशनशिप हैं। जो उनके स्टेट्स वो थे काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग जी, उन्होंने कल जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया अब तक चाइना जो है $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है उनके अंदर। उन 54 ममालिक के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको 3-4 कैटेगरीज में उन्होंने डिफाइन किया है कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है जिस तरह पाकिस्तान के साथ है, फिर MOUs हैं, फिर बायलैटरल रिलेशन है, और फिर सिर्फ जो है सफारती ताल्लुकात हैं। तो पिछले 2 दहाइयों में चाइना की जो रिलेशनशिप मुस्लिम उम्मा के साथ बढ़ी, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। माइंड यू, पाकिस्तान के किरदार को देखें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने चीन को दुनिया के साथ मिलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था 1970s में।
अब जो है दोबारा पाकिस्तान चीन को मिला के मुस्लिम उम्मा के साथ उसके ताल्लुकात बढ़ाने में बढ़ा, तो ये दोनों मुल्कों का इतना बेहतरीन किरदार रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर कि उसकी जो है वो मिसाल नहीं मिलती। उनका इस वक्त आना, फिर अगर आप देखें 23 मार्च की परेड के अंदर मिलिट्री डिप्लोमेसी का जनरल साहब ने जिक्र किया, J-10C तैयारे जो पाकिस्तान इस वक्त हासिल कर चुका है उनकी मार्च हुआ। हाँ। उसके अलावा JF-17 जो कि अब पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं चाइना के इश्तराक से, जो कि हम बाहर दुनिया के अंदर भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में उसकी हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये उस रिलेशनशिप का बताता है कि कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। और फिर पाकिस्तान के साथ हर मामले में चीन ने मिल के इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर बाहमी ताल्लुकात की बिना पे अपने जो है किरदार को निभाया है। और उन्होंने अपने बयान में खुद कहा, वज़ीर ख़ारजा ने उनके, कि हम मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनके साथ काम एब्सोल्युटली, ना चलना सिर्फ चाहते अच्छे हैं। बल्कि बेहतरीन ताल्लुकात बेहतरीन, चाहते हैं, हाँ। ट्रेड को चाहते हैं। चाइना की जो डिप्लोमेसी हमने बेल्ट एंड रोड के थ्रू देखी, वो हमने वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसमें वो डेमोक्रेसी लेके आते हैं टैंक के ऊपर, उसके बिल्कुल बरक्स देखी। हमने देखा कि वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो, बेल्ट एंड रोड उसका सबसे बड़ा नतीजा है। तो अफगानिस्तान के ऊपर भी एग्जैक्टली वो ये चाहते हैं, पाकिस्तान या तो सीपैक को एक्सटेंड करें वहाँ पे, फिर सेंट्रल एशिया के साथ, ईरान के साथ, इन तमाम ममालिक को मिला के उस लाइन को जो है वो बढ़ाए जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर बढ़े। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई जो है फार्मूला हो नहीं सकता आज की दुनिया में। ठीक है नौखेर साहब, चीन के हवाले से अगर हम बात करें तो चीन और अमेरिका का अगर हम मवाजना करते हैं तो आपको उन दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक डिफरेंट नज़र आती हैं? अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो उनके हवाले से ये बात कही जाती है, और हमने देखा भी कि जिस मुल्क में इंटरेस्ट होता है उस वक्त तक ताल्लुकात रहते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन चीन के हवाले से हम देखते हैं कि उनकी एक डिफरेंट पॉलिसी है। तो आप इन दोनों की अगर पॉलिसी का मवाजना करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? आने वाले वक्त में मुस्लिम उम्मा जो है वो किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ? देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। यानी चाइना की यानी एक बिल्कुल और टोन है, वो इस्लामी ममालिक को जो है 600 से ज़्यादा मंसूबे दे चुका है, $400 बिलियन के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को। वो OIC की कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, आपके साथ मिल रहा है, आपके साथ खड़ा हो रहा है, और वो ये चाह रहा है कि इस्लामी ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन जो ताल्लुकात हैं वो होने चाहिए। और वो बिल्कुल, अगर कनेक्टिविटी की बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनमें तकरीबन सारी मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ तक अगर जाते हैं तो वो भी सारे मुस्लिम दुनिया जो है इसको फ़ायदा होगा। अगर आप बाकी उनका रोल देखें बाकी ममालिक में तो वो भी बड़ा खुला डुला है। और अमेरिका की तो जिधर भी आप इंटरफेरेंस देखेंगे वो यानी आप यानी अरब स्प्रिंग देख लें, यानी अफ़गानिस्तान देख लें, बाकी जो उनके मदाखलत है हर जगह पे। अभी यानी यूक्रेन का जो था तो इसीलिए था कि दुनिया को यही लग रहा था ये वर्ल्ड वार एक शुरू हो जाएगी, लेकिन चले उनको दूसरे तरीके से वो टैकल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना का जो है कंपैरिजन नहीं बनता। चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए अपना करता है। उनकी खारजा पॉलिसी और उनकी खारजा पॉलिसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जाते हैं, और जितनी देर उनको वहाँ पर रहना होता है वो अपना, जब तक मुफाद हासिल नहीं होता वहाँ रहते हैं। जब मुफाद हासिल हो जाए फिर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन बनती है, 40 मिलियन लोग उनकी तरफ से बाढ़ में जाएं, उनके मसाइल जो हैं उनके लिए कोई अहम नहीं है। और ये वही चाइना है। अब ये इधर से ये बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट अभी पास्ट की, कि चाइना जो है अफगानिस्तान को लेके किस तरह यानी अपना रोल प्ले कर रहा है, और अमेरिका जो है अफगानिस्तान को लेके, जिसने 20 साल वहाँ पे हुक्मरानी की है, वो अफगानिस्तान को लेके किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। कोविड के अंदर सबसे पहले 1.3 बिलियन डोजेस चाइना ने इस्लामी ममालिक को दी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना की कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक। कोविड अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं अपने टॉपिक को आगे लेके जाऊं तो हमने देखा कि कल वज़ारत तालीम की जानिब से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन आज सूरत हाल तब मुख्तलिफ हुई जब उनकी जानिब से कहा गया कि 6ठी से 12वीं जमात तक की जो तालिबात हैं, लड़कियाँ हैं, वो स्कूल नहीं जाएंगी। हमारे साहब, ये किस किस्म का फ़ैसला है? देखिए, बेसिकली इसके ऊपर तो यूनामा की जो हेड है उनकी तरफ से आया, उसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी तरफ से इस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने फैसला किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ आपने खोल दी, लेकिन 6ठी के बाद से 12वीं तक के जो लड़कियों के स्कूल हैं उसमें उन्होंने कहा कि एक और नोटिस, स्टिल फर्दर नोटिस, जब तक हम कोई अपने फैसले नहीं कर। तो मेरा ख्याल है बड़ा ही एक फैसला ऐसा था कि जिसको दुनिया पूरी में क्रिटिसाइज किया गया। और हम भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं इन सेंस कि अगर ये पहले नतीजा वो अखज़ कर लेते कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या उनके पास किसी चीज़ की कमी है, कि जब तक वो हालात को मवाफिक नहीं कर लेते। आज बच्चियां गई स्कूल में और वहाँ पे उनको बताया गया कि अब आप वापस चले जाएं क्योंकि जो है वो ऑर्डर ये आ चुका है। तो इन अ सेंस पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह हम लोग पाकिस्तान के अंदर और पर्टिकुलरली जो है उनके बहुत अच्छे इकदाम को सराह रहे थे, ये एक ऐसा इकदाम है जिसमें दुनिया में उनकी
अच्छाई जो है वो कम होगी और हज़रत सरानी ज़्यादा होगी बिल्कुल। इस फैसले की वजह से। नोखे साहब, आप क्या समझते हैं ये किन वजूहात की बिना पर ये फैसला किया गया है, और आपको नहीं लगता है ये उनके अपने ही बयान की नफी करता है जिसमें वो कहते हैं कि हम तालीम के खिलाफ नहीं है लड़कियों की? ये अफ़गान नायब तर्जमान है नामुल्लाह, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से अभी हालात उस तरह नहीं है। तो मसला ये है कि ये आज सुबह ही आपने बताना था, यानी आपकी एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही होती है, आप इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, आप बीच में एक ऐसा काम करते हैं कि पूरी दुनिया में एक शोर मच जाता है। अगर आप आज सोशल मीडिया देखें, जिस तरह वो बच्चियों की पोस्टें उधर वो रो रही हैं, वो स्कूल जाने के लिए तड़प रही, स्कूल जाने की उनको इजाज़त नहीं मिल रही, तो ये 5 दिन 6 दिन या हफ्ता पहले भी आप इसको डिले का एक आपने तो अलामिया जारी करना है तो आप कर देते। यानी ये तो कोई तरीका है ही नहीं है कि आप देखें इस पे जो लोग हम यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक आपके साथ खड़े हैं, अब इस पे किस तरह इनकी हमायत की जाए। यानी आपने यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, 6ठी क्लास तक इजाज़त दे दी, अब 6ठी से 12वीं क्लास के लिए अभी आपने पॉलिसी नहीं बनी थी या आपके पास डिसीजन नहीं हुआ था, तो आपको इतनी क्या जल्दी थी, आप अपना डिसीजन वापस ले लेते। उस पर हुआ ये है कि जो यूनामा की हेड हैं उन्होंने आज अमीर खान मुत्की साहब को एक ख़त भी लिख दिया इस हवाले से। थॉमस वेस्ट का एक स्टेटमेंट आ गई, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। देखें इस तरह के जो मौके हैं वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करवाने के लिए ये कोई जाने नहीं देते अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत। यानी आप अभी टर्की में थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म करके पूरी दुनिया के सामने अपना मुद्दा रखा, पूरी दुनिया के आपको सुना, और ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप आज सुबह कह रहे हैं कि स्कूल में इजाज़त नहीं है। आप 4 दिन या 1 हफ्ता पहले कह देते कि अभी हम तैयार नहीं है, आपको नई डेट दे देते। इसमें क्या यानी वो इतना आज जो आपके ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है, आपके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और दुनिया कह रही है कि हम जो कह रहे हैं कि ये वुमेन राइट्स और गर्ल्स एजुकेशन जो है वो राइट नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब है आप वो बात सच साबित करके दिखा दी आपने। और ये यानी इसमें आप डिसीजन लेना है। आज जो अलामिया जारी हुआ है ये 4 दिन पहले जारी हो जाता तो मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा मसला ना होता। ठीक है, हमारे साहब जिस तरह नुखैर साहब ने भी वजह फरमाया, देखिए 7 महीने हो चुके हैं, ये कोई निसाब का मामला तो है नहीं। वो कहते हैं बिल्डिंग्स भी हैं, असातिज़ा भी हैं, तलबा तालिबात भी मौजूद हैं जाने के लिए, लेकिन स्कूलों के सामने खड़ी रही हैं, बिल्कुल स्कूल्स भी मौजूद हैं, यानी कि बज़ाहिर कोई इतनी बड़ा मसला नजर नहीं आता। तो फिर ये मामला आपको नहीं लगता कि ये खुद अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं? अगर पॉलिसी मुरतब नहीं हुई थी तो ये जो तौजीह उन्होंने पेश की है ये काबिल कबूल होगी आलमी बरादरी के लिए कि अभी हमारी पॉलिसी मुरतब हो जाएगी इस सिलसिले में? मेरा ख्याल है नहीं होगी। उसी की वजह से जैसे नुखैर साहब कह रहे हैं, बहुत जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, अमेरिका की तरफ से पर्टिकुलरली, चूँकि वो इन दोनों के दरमियान जो है इस इशू को लेके बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। विमेन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, और उसमें हमारा नौरोज़ शुरू होने के बाद शायद यहाँ कुछ बेहतरी आती। मेरा ख्याल है ये बताता है उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कि उनके पास शायद कैपेसिटी नहीं है अभी। पूरी दुनिया ये तो जानती थी कि वो बहुत अच्छे फाइटर हैं, उन्होंने 20 साल जो है बहुत बड़ी स्ट्रगल की और उसके नतीजे में वो आ गए। लेकिन अब चूंकि उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है, 40 मिलियन लोगों के लिए ग़िज़ा प्रोवाइड करनी है, बिज़नेस के मौके करने हैं, जॉब्स क्रिएट करनी है, अपने सिस्टम को बनाना है, उसकी अपनी वो तरजीह देते हैं। बाय द वे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें चूँकि वो हटा दिया है बैंकिंग सिस्टम से, इकॉनमी तबाह कर दी है उसकी वजह से। लेकिन मैं नुखैर साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि आपको पता था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या ये चीज़ें आप ये खोल नहीं सकते, तो ये जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है इसको कोई बाय नहीं करेगा, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर अब उन्होंने तवज्जो देनी है कि आइंदा कोई भी वो फैसला करें तो सोच लें कि अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो पहले बता दें कि हम 2 नहीं 4 महीने लेंगे, 6 महीने लेंगे। ठीक, नोखे साहब हम ये देखते हैं कि झंडे के मामले पे भी इनका जो है रद्द-बदल के हवाले से कुछ बयानात सामने आए और उन्होंने कहा कि इस पर रद्द-बदल की जाएगी। जी बिल्कुल, ये फैसला क्या आपको लगता है बहुत ज़रूरी था, ये वक्त मुनासिब था इस तरह के फैसलों के लिए? देखें, जब आपको तस्लीम किया जाएगा तो आपका जो परचम है उसको भी तस्लीम कर लिया जाएगा। जब आपकी पूरी दुनिया आपको तस्लीम करेगी तो जो एम्बेसीज में लोग बैठे होंगे, जो आपके एम्बेसडर्स बैठे होंगे, वो आपकी हुकूमत के लोग होंगे और वो अपनी एम्बेसी में जिस तरह का मर्जी परचम लगाएं, जिसको आप तस्लीम करते हैं वही परचम लगेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। यार जब आप अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, जब 2001 में जब आप चले गए तो फिर जो परचम अफगानिस्तान का जो उस वक्त की हुकूमत थी वो जो चाह रही थी वो परचम लहराया गया। तो मेरे ख्याल है ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं कि इस पे आप बैठ के और इस पे जो है आप यानी
बड़े बड़े एलामिये जारी करें। मेरे ख्याल आपके जो असली मसाइल हैं जो उनकी तरफ आपको आना चाहिए। पूरी दुनिया से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा था यूनिवर्सिटीज़ खुलने पे, बच्चियों के जो 6ठी क्लास तक स्कूल खुलने पे, फिर इस तारीख का जो है पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। चलें वो दुनिया आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो यूएन की एजेंसीज काम कर रही हैं, जो इधर से आपके लिए रिपोर्टिंग कर रही हैं, पूरी दुनिया को कन्विंस कर रही हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, आप पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से और वुमेन राइट्स के हवाले से, उनके अंदर आज बड़ी जो है तशवीश पाई जा रही है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो ये इस इशू पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बात हो रही है और ये इनके लिए बहुत जो है एक नेगेटिव जो है एक जेस्चर इनकी तरफ से गया है। यानी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आप इसको डिले कर देते, नई डेट दे देते, लेकिन ये किस तरह मुमकिन है कि आपने एक डेट दी हुई है, बच्चियाँ स्कूल आ रही हैं और वहाँ पे उनको कह रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं। तो ये यानी आपने अपनी एक जो हमायत आप बड़ी जल्दी से हासिल कर रहे थे, अगर इसी तरह के इक़दाम आपकी तरफ से होते रहे तो वो हमायत भी आप खो देंगे। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब जाते जाते मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम तालिबान हुकूमत की बात करते हैं, हम जानते हैं उनके अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, बैरूनी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आलमी बिरादरी की जानिब से जो उन पर मुसलसल दबाव हो, इसमें सबसे बड़ा दबाव जो है वो ख़वातीन, बच्चियों, लड़कियों की तालीम और नौकरियों के हवाले से है। जिस किस्म की तौजीहात और बौखलाहट का शिकार हमें नज़र आते हैं कि खोलना है, नहीं खोलना, फिर बंद करना है, कल फैसला हुआ, आज कहा गया कि नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये तस्लीम करने वाले मामलात हों या आलमी बिरादरी का इनकी जानिब पेशकदमी हो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मदद के हवाले से, ये उनको भी जो है वो खसारा हो सकता है, इस हवाले से उसमें भी डिले हो सकता है, क्योंकि वो आलमी बिरादरी को तो ये लगेगा कि वो हमारी जो मुतालबात हैं उसको पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, एब्सोल्युटली, ये उसी की तरफ एक इशारा होगा कि ये लोग वादा करते हैं और उस अपने वादे से मुकर जाते हैं। यही तो जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने क्रिएट करना था। और अगर बच्चियां आज स्कूल चली जाती तो एक बहुत उनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती कि पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जो वादा किया तो उन्होंने पूरा कर दिया। तो फिर जो प्रेशर है वो वेस्टर्न कम्युनिटी या वेस्टर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ बढ़ जाता। जहाँ तक वो परचम का आपने सवाल किया, मेरा ख्याल है ये उनका इस वक्त ये फैसला, एक तो उनकी अपनी सवाबदीद है क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत में है, लेकिन वो गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर कम है। अफगानिस्तान का परचम अगर आपको याद हो 1901 से लेकर अभी तक वो 18 दफ़ा तब्दील हो चुका है, उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में उसको जो है उसके ऊपर चेंजेस किए गए हैं, कभी वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता है, कभी उसके अंदर अब वजह क्या बयान कर रहे हैं इसको तब्दील करने की, क्या नहीं, ये तो चूंकि उनका वो परचम था ना इस मूवमेंट का, तो उसकी वजह से उन्होंने डिग्री दी कि वो जो पुराना परचम है वो इनवैलिड हो गया और आज के बाद ये होगा। लेकिन सवाल ये है कि नौखेर साहब ने एग्जैक्टली ये कहा, ये बाद में भी कर सकते थे। अभी जो तवज्जो दिलाने की जरूरत है गैर जरूरी फैसले, गैर जरूरी तो खैर हम नहीं कह सकते, पॉलिटिकल इनकरेक्ट होगा उनकी तरफ से था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त उनके परचम के उस शक्ल में होने के या ना होने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तालीम के ऊपर, बच्चों के स्कूलों के ऊपर, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के ऊपर ये फोकस ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नौखेर साई साहब आपका, आप तशरीफ लाए, और हमारे खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप साथ रहे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।